हम जिस टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और केमिकल बॉन्डिंग के इस टॉपिक में बात करें हम तो उसका नाम है बॉन्ड पैरामीटर यानी आबंध के प्राचल। बॉन्ड पैरामीटर की बात करें तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है उनमें जनरली 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। उन 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको कही जाती है बॉन्ड एनर्जी। हिंदी में बोले तो बंध ऊर्जा। सेकंड, केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई। और तीसरी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको कहा जाता है बॉन्ड एंगल यानी कि बंध कोण। तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की यदि बात करें, केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो जो सहसंयोजक बंध होते हैं यानी कि केमिकल बॉन्ड जो होते हैं, कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड होते हैं, उनमें 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, जिसमें से हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर वो है हमारा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है और इसको हम लोग बंध ऊर्जा या बंध सामर्थ्य कहते हैं। अब बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगी? तो हम ये कहें कि किसी भी मॉलिक्यूल में 2 जो एटम होते हैं उन एटम के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हमने कहा कि हमारे पास में ए और बी, हमारे पास में कोई 2 एटम है। तो एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में 2 एटम है, एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो 2 एटम है उन एटम के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। उस बॉन्ड को बनने में, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी उत्सर्जित होगी, उसे उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो 2 एटम्स होते हैं, तो किसी मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। इस बॉन्ड एनर्जी की यदि बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? तो हम लोग जानते हैं कि इसकी यूनिट किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट हो सकती है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। तो हमने कहा कि किसी बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह अमाउंट होती है जो किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में उस प्रकार के 1 मोल बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए आवश्यक होती है। तो यदि हम कहें कि बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स, यानी 2 एटम के बीच में, किसी मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने में या उसको फॉर्मेशन करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो उस बंध को बनने में तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और बंध को तोड़ने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब यदि हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो हमने कहा कि इसकी यूनिट क्या होगी? किलो जूल मूल या किलो कैलोरी पर मोल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। हमने लिया कि हमारे पास सपोज CH4 है, मेथेन। अब हमने यहां पर से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, फिर आगे चले हमने CH3 को लिया और यहां पर फिर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, फिर वापस हमने CH2 को लिया, फिर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, फिर CH को लिया और फिर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। तो हमने क्या किया? 1 by 1 हाइड्रोजन को ब्रेक करते चले, यानी एक हाइड्रोजन को हम क्या करते चले? तोड़ते हुए चले। जब हम एक हाइड्रोजन को ब्रेक करते हुए जा रहे हैं तो यहां पर हम इसको बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी आबंध वियोजन ऊर्जा के नाम से भी जान सकते हैं। अब पहली बात यह हो रही है कि क्या होगा? तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में 102 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी।
किसको? CH4 में से हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए। दूसरी बात करते हैं कि CH3 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला तो 105 किलो जूल पर मोल की रिक्वायरमेंट हुई। अगली कंडीशन क्या होगी? तो अगली कंडीशन में यहां पर देखो, पहले तो हुई थी एक हाइड्रोजन ने निकाला CH4 से, तो यहां पर क्या बच गया? CH3। अब यहां पर क्या बच गया? CH2। अब CH2 में से फिर एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया, तो इसको रिक्वायरमेंट जो एनर्जी होगी वो 108 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। और इस CH में से वापस हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो 83 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमने CH4 में से चारों हाइड्रोजन को 1 बाय 1 करके ब्रेक कर दिया, 1 बाय 1 करके उनको बाहर निकाल दिया, यानी कि तोड़ दिया। अब जब बात करेंगे कि इसकी टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, अब कहने का मतलब ये कि हमने क्या किया, हमने इस CH4 को लिया और यहां से C को और 4 हाइड्रोजन को एक साथ बाहर निकाल दिया। अब इन चारों हाइड्रोजन को एक साथ बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे, औसत आबंद वियोजन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी D इक्वल टू कौन कौन सी एनर्जी है? तो 102 प्लस 105 प्लस 108 प्लस 83 किलो जूल। टोटल कितने बॉन्ड ब्रेक हुए? तो टोटल 4 बॉन्ड ब्रेक हुए। यदि इन सबको ऐड करके और 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाता है 99.5 किलो जूल पर मोल आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, सॉरी इसको आप किलो कैलोरी पर मोल में कर लेना। ठीक है, तो ये यूनिट किसमें है? किलो कैलोरी पर मोल की बात है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम अलग अलग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर हमने क्या किया कि टोटल 398 था, उसमें से किसका डिवाइड कर दिया? 4 का। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने थे? 4 थे, इसलिए इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से हम लोग जान सकते हैं। अब यहां पर बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा क्या होगी उसकी तरफ चलते हैं लोग। तो जब हम लोग बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंध लंबाई की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम कैसे बता सकते हैं? तो हमारे पास में इसका जो फार्मूला था वो था बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू क्या था? तो हमने कहा था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने थे उसकी तरफ चलते हैं। तो इससे पहले बात होगी यहां पर टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इस बंध को बनाने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, उसमें से हमने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करी। तो कितने उसके अंदर बॉन्ड हो सकते हैं, जब उससे डिवाइड करते हैं तो हमें जो निकल कर प्राप्त होता है, जो निकल कर मिलता है, उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक टेबल दिखाई दे रही हूं, एक टेबल दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अब जो एक टेबल दिखाई दे रही है उस टेबल में यदि हम लोग देखें तो इस टेबल में हम लोग देखने से एक एनालिसिस हो रही है कि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो 104 किलो कैलोरी पर मोल होती है। कार्बन की 83 होती है, कार्बन हाइड्रोजन की 98.5 होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की 111 होती है, नाइट्रोजन की 93.4 होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सी डबल बॉन्ड सी की 146 होती है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की 198 होती है। तो देखो सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होगी, जैसे सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो जैसे नंबर्स ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी यानी बंध ऊर्जा का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से हमने आगे देखे तो सी
और Cl के बीच में 78.5 है, Cbr के बीच में 65.9 है, Ci के बीच में 57.4 हो गया। तो आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हैलोजन फैमिली में पहले क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। तो क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको ज्यादा दिखाई दे रही है 78, ब्रोमीन की 65 हो गई और आयोडीन की 57 हो गई। CO की दे रखी है 86, C डबल बॉन्ड O की 178, CN की 69.7, C डबल बॉन्ड N की 147 और C ट्रिपल बॉन्ड N की 213.3 होती है। तो ये तो बात है हमारी द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सम कॉमन बॉन्ड, कुछ सामान्य बॉन्ड की, कुछ कॉमन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ की हमने यहां पर चर्चा करी, हमने बात करी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी में आगे फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। हम क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग the bond energy। फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग इन ओवरलैपिंग विद एक्सटेंट, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, यानी अतिव्यापन यानी जब ओवरलैपिंग होती है तो उसमें कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं उसके ऊपर बात हो रही है। हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C का, C डबल बॉन्ड C का और C सिंगल बॉन्ड C का। हमारे पास में कार्बन कार्बन के बीच में हमने तीन कंडीशन ली। पहली कंडीशन है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दूसरी कंडीशन है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और तीसरी कंडीशन है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। हमने कुछ देर पहले एक टेबल देखी थी, उस टेबल में हमने पढ़ा था इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 200 होती है, यानी 200 क्या थी? किलो कैलोरी पर मोल थी। दूसरा जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें 146 किलो कैलोरी पर मोल हो जाती है और लास्ट में C सिंगल बॉन्ड C की 83 किलो कैलोरी पर मोल है। तो ये हम लोग जानते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये इनकी क्या है? बॉन्ड एनर्जी। तो इससे एक रिजल्ट क्या निकल रहा? हम लोग जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट सबसे मैक्सिमम है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग जो होती है, अतिव्यापन होता है, वो सबसे ज्यादा हो जाता है। तो जब हायर इन ओवरलैपिंग, मैक्सिमम इन ओवरलैपिंग, देन बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो मैक्सिमम। तो यहां पर ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन ज्यादा हो जाने के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसमें ओवरलैपिंग कम होती है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होती है, और इसमें ओवरलैपिंग और कम हो जाती है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? और लेस हो जाती है। क्लियर है? तो ये किसके बाद बात हुई है? ये ओवरलैपिंग के बेसिस पर हमने यहां पर बात करी। अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट है नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकर कक्षकों का स्वभाव। अब संकर कक्षकों के स्वभाव की बात करते हैं। वापस हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। यहां पर देखेंगे जब C ट्रिपल बॉन्ड C होता है तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, C डबल बॉन्ड C होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और C सिंगल बॉन्ड C होने पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर S कैरेक्टर की बात करें तो यहां पर S कैरेक्टर 50% है, यहां पर 33.3% है और यहां पर 25% है। तो सीधी सी बात है, मोर इन एस कैरेक्टर मोर इन बॉन्ड एनर्जी। एस लक्षण ज्यादा होने पर बंध ऊर्जा का मान भी ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? तो एसपी में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो संकर कक्षकों का स्वभाव यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा कि S की हाइब्रिडाइजेशन है, S कैरेक्टर 50% है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। से डबल बॉन्ड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर 33.3 है, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? 146 है, यानी कि थोड़ी सी कम होगी। और S कैरेक्टर बिल्कुल कम है यानी कि 25% है, ऐसी कंडीशन में बॉन्ड एनर्जी और कम हो जाती है।
तो बॉन्ड एनर्जी इट इज डिपेंड ऑन एस फैक्टर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर दिया हुआ है नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं और हम उसके नेचर की बात कर रहे हैं, तो हमने देख लिया। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद आता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहां पर बात की जा रही है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, लोन पेयर की बात कर रहे हैं। तो देखो हम बात करते हैं लोन पेयर की। हमने कहा सी सिंगल बॉन्ड सी, पहला हो गया कार्बन, दूसरा एन डबल बॉन्ड एन, आगे चले ओ डबल ओ सिंगल बॉन्ड ओ और एफ सिंगल बॉन्ड एफ। हमने यहां पर 4 एग्जांपल ले लिए। ये तो बात हमारी किसकी हो गई, बॉन्ड की बात हो गई, यानी कि बंधन की। अब मैं बात करूंगा लोन पेयर की। अब याद देखो, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है और इसमें 3 लोन पेयर। कहां है और कैसे, उसकी तरफ चलते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, हम लिखते हैं 2 और 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन कर लिया। अब देखो कितने लोन पेयर है, तो 1 2 और 3, 1 2 3, मतलब एक फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास में है, तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर है, तो 1 और 1 2 लोन पेयर हो गए। क्लियर। नाइट्रोजन के पास में है, तो एक तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन कर लिया, ठीक है, एक से क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। और टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का टोटल नंबर होता है कितना, 7। तो हम लिखते हैं 2 और 5, तो 5 है, तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बनाने में यहाँ पर इस तरीके से पार्टिसिपेशन हो जाता है। एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ओ के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरीके से। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर लॉन पेयर कितना है 1 और इसके बीच में लॉन पेयर कितना हो गया 0। अब बात की जाएगी किसकी, बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि किसी यूनिट में ले रहे हैं, किलो जूल पर मोल की बात कर रहा हूं। जब किलो जूल पर मोल की बात हो रही है तो कार्बन कार्बन के बीच में 0 लॉन पेयर होने के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे मैक्सिमम हो जाती है और इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे मिनिमम हो जाती है। अब इन दोनों की बात करें तो इसकी बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन की 163 और इसकी 146 हो जाती है। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि नंबर्स ऑफ लॉन पेयर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। यहां पर लॉन पेयर ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम है, या लॉन पेयर बिल्कुल नहीं है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो लोन पेयर भी क्या करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं, तो लोन पेयर सीधी सी बात है अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी को। अब बात करते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी की, या रेजोनेंस की बात करने जा रहे हैं। अब जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं यानी कि अनुनाद की बात कर रहे हैं, तो रेजोनेंस कैसे बात करता है। जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल होता है तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और उसमें उपस्थित जो बॉन्ड होते हैं वो उतने ही अधिक स्ट्रांग हो जाते हैं। तो रेजोनेंस ज्यादा होने पर बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। रेजोनेंस इज मैक्सिमम, बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो मैक्सिमम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। अब जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं, तो सीधी सी बात होती है ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी। यदि 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो बात हमारी क्या हुई, बॉन्ड एनर्जी की यहां पर बात हो जाती है। हम पढ़ रहे हैं अभी बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ। यानी बॉन्ड एनर्जी की एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी की एप्लीकेशन की तरफ चले, इसके अनुप्रयोग की तरफ चले, तो सबसे पहली बात है कि किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी का बारे में जानकारी किससे पता हो सकती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी से। तो पहली कंडीशन है
पहली कंडीशन है, हम क्या कर सकते हैं, किसी अणु की स्थायित्वता की बात कर सकते हैं। किसके आधार पर? उसकी बंध ऊर्जा के आधार पर, अबंध ऊर्जा के आधार पर, यानी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू डिटरमाइन बॉन्ड एनर्जी। बंध ऊर्जा के आधार पर अणु की स्थायित्वता के बारे में हम पता कर सकते हैं। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो आती है यौगिकों की संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में, संभवन ऊर्जा ज्ञात करने में। ठीक है, तो यौगिकों की क्या ज्ञात करना है? संभव, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन टू डिटरमाइन, तो हम कह रहे हैं कि टू डिटरमाइन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो किसी भी यौगिक की संभवन ऊष्मा बॉन्ड एनर्जी के द्वारा पता की जा सकती है। तो किसकी बात हो रही है? संभवन ऊष्मा यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो सकती है। नेक्स्ट है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करें। तो टू आइडेंटिफाई और डिटरमाइन मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है, फोर्थ पॉइंट है, जो केमिकल बॉन्ड है, यानी कि जो रासायनिक बंध है, जो केमिकल बॉन्ड है, वो पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो किसी भी बॉन्ड की ध्रुवीय और अध्रुवीय गुण के बारे में बॉन्ड एनर्जी से हम पता कर सकते हैं। तो रासायनिक बंध के ध्रुवीय और अध्रुवीय स्वभाव का पता बॉन्ड एनर्जी यानी बंध ऊर्जा के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तो ये तो बात हमारी बॉन्ड एनर्जी की एप्लीकेशन की होगी। अब बॉन्ड एनर्जी की एप्लीकेशन के बाद हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? बॉन्ड लेंथ की तरफ। हम आगे किसकी तरफ? बॉन्ड लेंथ की तरफ, जिसको आबंध लंबाई कहा जाता है। बॉन्ड लेंथ यानी कि आबंध लंबाई। जब बॉन्ड लेंथ और आबंध लंबाई की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं? तो किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल यानी कि सहसंयोजक अणु में, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को उस बंध की बंध लंबाई कहते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के जो दो एटम होते हैं, उन दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो बंध लंबाई क्या होगी? तो हमने परिभाषा कही, उसकी डेफिनेशन कही, तो किसी भी रासायनिक आबंध से जुड़े हुए किसी परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी को उस बॉन्ड की, उस बंध की बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, यदि दो एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ यानी बंध निकाय सबसे कम होगी तो हम क्या करें? यदि उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी या उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है। तो दो कंडीशन है, या तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो सकती है। तो ये कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जहां निकाय की स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है। तो हम क्या करें? उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाए? सबसे कम हो जाए। तो उसी को हम क्या बोलते थे? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इस बॉन्ड लेंथ को हम एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर एक्सेट्रा में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, और आगे चले तो 10 की पावर -10 मीटर।
तो इस जो बॉन्ड लेंथ है इसकी यूनिट जो होती है वो एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर और सेंटीमीटर, मीटर एटसेट्रा हो सकती है। अब जब हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम क्या करें, किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब जब डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो हम यहां पर बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस की। तो हम चल रहे एक कार्बन की तरफ चले, तो एक कार्बन से किसी कार्बन से उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो एक सिंगल बॉन्ड से एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी इसके बीच की जो हम लोग एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो कोवेलेंट रेडियस यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या होगी वह 0.7 होगी, प्लस दूसरे कार्बन की भी क्या होगी 0.77 होगी। तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो टोटल बॉन्ड लेंथ निकलकर आ जाएगी 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो हमने कहा कि बॉन्ड लेंथ किसके बेसिस पर निकाला जाती है, तो बॉन्ड लेंथ निकाली जाती है सहसंयोजक त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियस के बेसिस पर। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं सी और Cl का। कार्बन की जो रेडियस यानी सहसंयोजक त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियस वो 0.77 होती है। क्लोरीन की जो रेडियस होती है वो 0.99 होती है। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 1.76 एंगस्ट्रॉम आ गई, यानी कार्बन से क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, यहां पर आपको दिखाई दे रही है 0.77 प्लस 0.99 जो उसकी सहसंयोजक त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियस होती है। उन दोनों को जब ऐड करेंगे, उनका एडिशन करेंगे तो हमें निकल कर आ जाती है उसकी बॉन्ड लेंथ यानी उसकी बंध लंबाई हम यहां पर पता कर सकते हैं। अब आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में हमने बॉन्ड लेंथ की बात करी है। कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है। जब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, वो हो गई 1.34 एंगस्ट्रॉम। ट्रिपल बॉन्ड की तरफ गए तो और कम हो गई 1.20 एंगस्ट्रॉम। CH की बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है, CO की बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है, C डबल बॉन्ड O की 1.21 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 1.47 एंगस्ट्रॉम। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1.27 एंगस्ट्रॉम। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.15 एंगस्ट्रॉम। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होने पर उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी हो जाती है 1.15 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो बात हमारी हुई बॉन्ड लेंथ की, कुछ एग्जांपल्स हमने देखेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर को अफेक्ट करता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हिंदी में बोले तो विद्युत ऋणात्मकता। अब बात होती है विद्युत ऋणात्मकता की, तो हम ये कह रहे हैं कि यदि बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो बढ़ जाता है तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यदि बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, और पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पर क्या बात हुई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पर पोलैरिटी इंक्रीज हुई और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, हिंदी बोले तो बहुलकता। अब बहुलता या बहुलकता भी बोलते हैं। जब नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते हैं
तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। जब हम C सिंगल बॉन्ड C की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की तरफ जाए तो 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाए तो 1.21 एंगस्ट्रॉम। तो नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होने पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है कैसे अफेक्ट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। अब एक बात यहां पर आ जाए कि इन तीनों की बात करें, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, यहां पर होता है sp2 और यहां पर होता है sp। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड लेंथ लो होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वे s कैरेक्टर इज मोर देन s कैरेक्टर ज्यादा होने पर क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो s कैरेक्टर ज्यादा होने पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एक और फैक्टर अफेक्टिंग है इसका, फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग है, उसका पॉइंट है रेजोनेंस। अनुनाद। अब क्या होता है कि यदि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इंक्रीज हो जाएगा, रेजोनेंस बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में रेजोनेंस इंक्रीज होने पर जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो रेजोनेंस होने पर रेजोनेंस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो बात हुई इसकी फैक्टर अफेक्टिंग की। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो हम चल रहे हैं बॉन्ड लेंथ की एप्लीकेशन यानी इसके अनुप्रयोग की तरफ चल। अब क्या एप्लीकेशन इसके हो सकती है, बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या बात हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर आप संतुलन की बात कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि बॉन्ड लेंथ लो होने पर एस कैरेक्टर मोर हो जाता है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि बंध क्रम की बात कर सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड होने पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड होने पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है, इसके एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी, स्थायित्वता। तो किसी आबंध की बंध लंबाई ज्ञात होने पर कोई आबंध, कोई बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, यह भी किसके बेसिस पर बात होती है, बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर बात। क्लियर है। तो यदि कहीं पर हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ की वैल्यू लो है, बॉन्ड लेंथ जो है उसकी वैल्यू क्या है, लो है, तो ऐसी कंडीशन में जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बॉन्ड लेंथ की वैल्यू हाई है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हमने यहां पर दो फैक्टर पढ़े जो बॉन्ड पैरामीटर के, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ।